नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में बड़ा चर्चित विषय चकमा एवं हिजोंग समुदाय के बारे में। चकमा एवं हिजोंग समुदाय के बारे में तो कौन है ये चकमा और हिजोंग समुदाय और क्यों चर्चा का विषय वस्तु बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, एक एक चीज़ को समझिएगा क्योंकि हर चीज़ से नई चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। तो चकमा और हिजोंग समुदाय के स्वास्थ्य परीक्षणों के लिए, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, तो कोविड-19 के प्रभाव या कह सकते हैं स्वास्थ्य परीक्षण के रूप में इस समुदाय को भी शामिल करने की बात करी गई है भारत सरकार द्वारा, और ये निर्देश दिए गए हैं अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार को। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा चकमा और हिजोंग समुदाय को कोविड-19 स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल किया जाएगा, निर्देशानुसार भारत सरकार। ठीक है, तो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन है चकमा और हिजोंग। तो चलिए एक एक बिंदु को समझते हैं। चकमा और हिजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और जब ये विस्थापित हुए तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। कि ये प्रवासी हैं जो अभी वर्तमान में किस में रहते हैं, राहत शिविरों में रहते हैं। ये 1964 के दौर में भारत आए थे। अभी मैं बात करूं देश में संख्या बल की, तो 1 लाख से अधिक चकमा और हिजोंग समुदाय वर्तमान में शरणार्थी हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बात करनी है तो अरुणाचल प्रदेश में 15,000 चकमा और 2,000 हिजोंग समुदाय निवास करता है। तो इनका आने का क्षेत्र क्या हुआ, बांग्लादेश, जो कि 1964 में भारत में आकर के रहे। संख्या बल की बात करूं तो 1 लाख है वर्तमान में, और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से स्पेशली बात कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश की, तो 15,000 चकमा और 2,000 हिजोंग समुदाय है। तो क्या है मामला, पूरी समझते हैं। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय है और हिजोंग मुख्य रूप से हिंदू है। ठीक है, मेन रूप से जो उनका निवास स्थान था वो था चटगांव की पहाड़ियाँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चटगांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये रही आपकी चटगांव की पहाड़ियाँ, ये चटगांव हिल्स हैं, ये जो कि बांग्लादेश का प्रमुख अभिन्न हिस्सा हैं। और इन्हीं से ये लोग इसी निवास क्षेत्र में रहते थे। यहाँ से मिजोरम होते हुए किस तरीके से लोहित, तिरप और सुबानसिरी जैसे क्षेत्रों में जाकर के अरुणाचल प्रदेश के रहना इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक हिजोंग व चकमा समुदाय निवास करता है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में, और निकल के कहाँ से आते हैं, तो चटगांव की पहाड़ियों से निकल करके आते हैं। तो आगे और समझते हैं। 1960 के दशक में 1960 के टाइम में कर्णफुली नदी पर एक बांध बनाया जाता है, कपेटाई बांध। और कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वे भारत में प्रवेश कर जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्या उन्हें बांग्लादेश प्यारा नहीं था, क्या उन्हें चटगांव की पहाड़ियाँ प्यारी नहीं थी, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए उन्होंने क्योंकि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, जस्ट बिकॉज वो कैसे थे, गैर मुस्लिम थे, वो हिंदू थे, वो बौद्ध थे, इसलिए उन्हें वहाँ उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। मैंने बात करी कर्णफुली और कपेटाई बांध की, तो आपको मैं दिखाता हूँ कपेटाई और कर्णफुली बांध कहाँ पर है, या कपेटाई बांध कहाँ है और कर्णफुली नदी कहाँ है। तो ये आप अगर देख पा रहे होंगे, ये आपका इंडियन, ये पूर्वोत्तर का एक राज्य मिजोरम, और मिजोरम से एक नदी निकल करके बहती है कर्णफुली नदी। तो ये रही आपकी कर्णफुली नदी, और ये है आपका कपेटाई लेक। कपेटाई जो लेक है, कपेटाई लेक के बगल में इस वाले पार्ट पर कपेटाई बांध का निर्माण किया गया था 1960 के टाइम में। तो ये 1960 के दशक में जब इसका निर्माण किया गया था, तो इसी निर्माण के काल के चलते कर्णफुली नदी होते होते इन्होंने मिजोरम के रास्ते होते होते पूर्वी कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश लिया, या भारत में प्रवेश लिया, और अरुणाचल प्रदेश या अन्य जैसे स्थानों पर, विशेष स्थानों पर बसे। क्योंकि संख्या 1 लाख है, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश की विशेष बात कर रहा हूँ, तो 15,000 और 2,000 दिमाग में रखने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको ग्राफ वाइज में समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से चीज़ें और आगे क्लियर हो सके। आगे मैं देखता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ वर्तमान में इन जनजातियों के पास ना तो नागरिकता और ना ही भूमि अधिकार हैं। क्यों, क्योंकि ये अभी भी एक तरीके से प्रवासी, या कह सकता हूँ कि शिविरों या कबीले बना करके निवास करती हैं जनजाति। हालांकि इन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि किस तरीके से जो मेन सुविधाएं से इलेक्ट्रिसिटी है, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भौतिक सुख साधन है, इनको मिलते हैं अभी। कर्णफुली नदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जो भी बताया मिजोरम से निकलती है। कर्णफुली चटगांव पहाड़ियों की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो चटगांव पहाड़ियाँ हैं, चटगांव पहाड़ियों में सबसे बड़ी नदी है कर्णफुली नदी, ये मिजोरम से निकलती है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में बाद में गिर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कर्णफुली की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्वारपुई नदी, एक तो फिरांगू नदी, और एक है तुई छावंग नदी। तो ये नदियां हैं जो शामिल हैं इसके अंतर्गत, तो ये आपको याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये रही आपकी कर्णफुली नदी किस तरीके से बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर गिर जाती है। तो ये आपके लिए आज आई होप समझ में आया होगा कि कौन है आपके चकमा समुदाय और कौन है हिजोंग समुदाय, और किस तरीके से इन्होंने भारत में प्रवेश लिया
और किस तरीके से ये एक राहत शिविरों में रह रहे हैं और वर्तमान में भारत सरकार ने इन्हें कोविड स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल करने का कारण क्यों उठाया या मुद्दा क्यों उठाया। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।